जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज इस लेक्चर के माध्यम से एक्सरसाइज 8B के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से RS अग्रवाल बुक क्लास 11 के मैथ सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है और इस चैनल पे आप लोग शुरू से अंत तक मैथ्स को पढ़ सकते हैं। क्लास 11 के RS अग्रवाल बुक को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग 8B के कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को पढ़े थे और उसके बाद 8B के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक को देख चुके हैं। आज हम लोग 8B के क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपने पास बुक को ज़रूर रखें। बुक से सारे प्रॉब्लम को एक बार शुरू से अंत तक पढ़ लें, फिर वीडियो देखें, फिर अपनी कॉपी में भी लिखें। तो यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट स्टडी पैकेज मिल जाएगा क्लास 11 RS अग्रवाल बुक के लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर, वन बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो ये कहता है कि 5 डिफरेंट फ्लैग को हम लोग किस तरह से सिग्नल बना सकते हैं। कम से कम हमको 2 लेना है। तो देखिए बच्चों, इसमें इसके जितने भी प्रॉब्लम है ना, इस सारे प्रॉब्लम में आप लोगों को एक एक चीज़ पर थिंकिंग करके आगे बढ़ना है। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है। जैसे कि इसमें कह दिया कि एटलीस्ट 2 फ्लैग, एटलीस्ट 2 फ्लैग। तो एटलीस्ट कहने का मतलब होता है कम से कम 2 फ्लैग, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फ्लैग जो है आपका 5 है। कितने हैं? 5 है। तो कम से कम 2 फ्लैग कहने का मतलब हो गया कि 3 फ्लैग भी हो सकता है, उसके बाद यह 4 फ्लैग भी हो सकता है, उसके बाद यह 5 फ्लैग्स भी हो सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है, क्योंकि हमने कहा कि हर एक प्रॉब्लम में जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 कहने का मतलब कि कम से कम 2, तो 3 भी तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 5 फ्लैग ही है। तो इसलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पर जो है केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड और केस 4, तो 4 केस में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 4 केस में डिवाइड कर देते हैं और केस फर्स्ट में हम लोग सोचते हैं कि अगर 2 फ्लैग लेकर झंडे को लेकर सिग्नल बनाया जाए तो वो कितने तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 5 तरह का फ्लैग है। मान लीजिए रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और पर्पल है। तो इस तरह से आपका 5 फ्लैग है। ये 5 फ्लैग में आपको 2 फ्लैग को सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेड फ्लैग और ब्लू फ्लैग, रेड के साथ ग्रीन भी ले सकते हैं, रेड के साथ येलो भी ले सकते हैं, रेड के साथ पर्पल भी ले सकते हैं, इस तरह से। अब 2 फ्लैग लेकर ही हमको बनाना है। रेड, इसके बाद देखिए यहाँ ग्रीन के साथ येलो लेकर एक बना सकते हैं, ब्लू के साथ ग्रीन लेके बना सकते हैं, ब्लू के साथ पर्पल लेके बना सकते हैं। तो इस तरह से 2 फ्लैग को लेकर बहुत सारे सिग्नल हमारे बनते हैं। वो सिग्नल कितने बनते हैं इस पर हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो पहला केस है, पहले केस में हम लोग लिखेंगे 2 फ्लैग सिग्नल के लिए। तो 2 फ्लैग, एक के ऊपर दूसरा फ्लैग हम लोग लगाते हैं। एक फ्लैग ये लगा दिए और इसके नीचे जो है दूसरा फ्लैग ये लगा दिए हम, है ना। ये दूसरा फ्लैग हम लगा दिए इस तरह से, एक के नीचे एक फ्लैग। तो अब यहाँ पर
क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, और इसको जो है हम लोग इवेंट में बांट लिए। काहे कि एक पहला फ्लैग ऊपर के लिए चूज करना है तो ये एक इवेंट हो गया, एक वर्क हो गया, पहला काम हो गया आपका। अब दूसरे फ्लैग को इसके नीचे सेट करना है तो यह दूसरा इवेंट यानी दूसरा काम हो गया, तो दो काम हो गया आपका। और यह दोनों वर्क जो है एक ही साथ होता है, ये दोनों वर्क जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट रहता तो दो फ्लैग का सिग्नल जो है हमारा क्या कहते हैं संभव नहीं होता, और दो फ्लैग लेकर ही सिग्नल बनाना है, इसीलिए दोनों वर्क जो है, दोनों इवेंट जो है आपका डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल हम लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे। अब यहाँ पर ये सोचते हैं कि पहला जो इवेंट है हम कितने तरह से कर सकते हैं। तो पहले इवेंट के लिए इस पांचों कलर में से जो पांच जो फ्लैग है, पांच में से कोई एक फ्लैग लगा दीजिए इसके स्थान पर, तो इसे हम 5 वेज से कर सकते हैं। और दूसरे इवेंट यानी दूसरे प्लेस को हम अब एक फ्लैग इसमें लगा दिए तो हमारे पास 4 फ्लैग बच जाता है। तो 4 में से कोई एक फ्लैग को हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। क्योंकि एक फ्लैग मान लीजिए रेड हमारा हट गया, यहाँ पर हमने क्या किया, रेड को लगा दिया, तो हमारे पास तो 4 ही ऑप्शन बच जाता है ना। तो इसीलिए दूसरे प्लेस को यानी कि दूसरे इवेंट को हम 4 तरीके से कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 20 हो जाता है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, बहुत बच्चों की समस्या ये रहती है कि लिखेंगे कैसे। लिखना बहुत आसान है, जो चीज़ हमने यहाँ पे बोला, जो चीज़ हमने सोचा, उसी चीज़ को लिख देना है। तो इसको लिखने के लिए देखा जाए कि ये फर्स्ट प्लेस है, तो इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस कैन बी filled by any of the 5 flags in 5 ways। उसी तरह से सेकेंड प्लेस ये हो गया आपका इवेंट नंबर 1 हो गया, और ये जो हो गया आपका इवेंट नंबर 2 हो गया। तो सेकेंड प्लेस, ये जो आपका सेकेंड प्लेस है, कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 4 फ्लैग्स इन 4 वेज। तो एक मिल गया 4 वेज, एक मिल गया 5 वेज। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ 2 फ्लैग्स सिग्नल, 2 फ्लैग सिग्नल कितने हो जाएंगे, 5 × 4 = 20 वेज हो जाएगा। तो अब यह तो आपका सिर्फ एक केस हुआ, एक केस एक तरह से लिए तो हम जो है कितने तरह से उसको सिग्नल बना सकते हैं, 20 वेज से। अब यदि 3 सिग्नल लेकर हम 3 फ्लैग को लेकर सिग्नल बनाते हैं तो उस कंडीशन में सोचते हैं हम लोग, अगर 3 ले लिया जाए तो भी पहले याद रखेंगे 2 फ्लैग को लेकर हमने कितने तरीके से किया, 20 वेज से किया है ना, इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पर जो है हम 3 फ्लैग लेते हैं, एक फ्लैग ये हो गया, दूसरा फ्लैग जो है आपका ये हो गया इसके नीचे, और तीसरा फ्लैग जो है आपका ये हो गया। इस तरह से 3 फ्लैग को हम लोग सेट किए हुए हैं। अब इसमें भी वही कंडीशन है कि पहले अगर जो 5 में से किसी एक को हम ले सकते हैं तो इसको कितने वेज से कर सकते हैं, 5 वेज से कर सकते हैं। और फिर बचे 4, तो 4 में से कोई एक फ्लैग हम ले लिए, तो एक कलर ले लिए, तो यहाँ भी एक सिग्नल बन जाता है, एक फ्लैग को सेट कर सकते हैं। फिर बच गए हमारा, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 वेज से कर सकते हैं। अब यह जो तीसरा फ्लैग है, तीसरे फ्लैग के लिए मात्र 3 ही ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि 2 फ्लैग को तो हम ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुके हैं। तो इसीलिए थर्ड प्लेस को हम लोग कितने तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, 3 वेज से कर सकते हैं। तो अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे कि फर्स्ट प्लेस के सेकेंड
केस सेकेंड लिख देंगे, और ये आपका क्या हो गया, 3 फ्लैग्स सिग्नल हो गया। इवेंट 1 फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 5 फ्लैग्स इन 5 वेज। सेकेंड इवेंट में क्या हो गया, सेकेंड प्लेस को 4 वेज से कर सकते हैं, और इसी के साथ अब क्या होगा, इवेंट इसमें 3 भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 3 फ्लैग्स इन 3 वेज। तो ये हमारा निकल गया 3 वेज। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 फ्लैग्स सिग्नल, 3 फ्लैग्स सिग्नल कितने हो जाएंगे, 5 × 4 × 3 20, और यह हो गया आपका 60 वेज। तो यह 3 फ्लैग लेकर हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, 60 वेज से कर सकते हैं। उसी तरह से अगर 4 फ्लैग लेते हैं तो 4 फ्लैग में क्या होगा, फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट तो रहेगा ही, और इसमें एक 4th इवेंट बढ़ जाएगा, है ना। 4th इवेंट में हम चौथे प्लेस पर भी एक कलर डाल देंगे, जैसे एक कलर किसी एक झंडे को डाल देंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग 3 झंडे को उपयोग कर चुके हैं। तो चौथे में क्या करेंगे कि अब हमारे पास चौथे के लिए 2 ही ऑप्शन बच जाता है, तो इसलिए देखिए इसमें कोई खास नहीं है। फिर केस थर्ड लिखेंगे, आपको लिखना है सब, केस थर्ड लिखेंगे, और यहाँ 4 फ्लैग सिग्नल हम लोग को बनाना है। तो पहले इवेंट के लिए यही हो जाएगा, दूसरे इवेंट के लिए यही हो जाएगा, तीसरे इवेंट के लिए ये हो जाएगा। अब इवेंट नंबर 4 के लिए, यानी कि 4th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 2 फ्लैग्स इक्वल टू 2 वेज। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, तो 5 × 4 × 3 × 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आपका आता है 120। तो इस तरह से 4 फ्लैग लेकर 120 वेज से आप सिग्नल बना सकते हैं। ये हो गया 120। अब इसके बाद 5 फ्लैग को हम एक साथ ले लें, सोचिए सेम इसमें क्या हो जाएगा, 5वां फ्लैग बढ़ जाएगा, और अंतिम में जो फ्लैग आपका आता है इसके लिए तो मात्र एक ही ऑप्शन बचता है ना, तो इसीलिए इसे 1 तरीके से कर सकते हैं। तो लास्ट फ्लैग के लिए जो है, लास्ट प्लेस जो है इसमें, इसको हम कितने तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, एक ही तरीके से। तो बच्चों आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मैंने तो इसको एक बार लिख के काम चला लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, केस 4 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 फ्लैग सिग्नल लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट, 4th इवेंट, और इसमें एक और जुट जाएगा, और एक क्या जुट जाएगा, है ना, इसका 5th इवेंट जो है लिखेंगे हम लोग कि इवेंट 5th में क्या हो जाएगा कि 5th प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 1 वेज, सिर्फ एक तरीके से। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारा हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यह भी आपका 120 होता है। तो यहाँ भी आपका 120, 5 फ्लैग से आप लोग 120 सिग्नल बना सकते हैं। तो हालांकि यह प्रॉब्लम बहुत ही इजी था, इसको शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते थे, शॉर्ट में बस इसी तरह से समझा सकते थे, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने किया कि हर एक टर्म को लिखा हमने। तो लिखने का इसमें प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ इस तरह से सिंबॉलिकली एग्ज़ाम में सॉल्व कर देंगे, आप अपना सारा बात जो है आप अपने दिमाग में ही रख देंगे, कॉपी पे नहीं लिखेंगे, तो फिर वहाँ पर नंबर टीचर को देने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बच्चों इसको जो है आप लोग लिखिए और लिखने का प्रैक्टिस भी कीजिए।
है ना। तो अब यहाँ पर हमको सोचना है कि 2 फ्लैग लेकर 20 सिग्नल, 3 फ्लैग लेके 60 सिग्नल, 4 फ्लैग लेके 120 सिग्नल और 5 फ्लैग लेके 120 सिग्नल, तो टोटल सिग्नल कितने हुए। तो टोटल सिग्नल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल के लिए क्या कर देंगे, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, तो 120 120 240 और यह 80 इसके साथ ऐड कर दिए तो यह 320 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 320 सिग्नल्स हो जाएंगे, है ना। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कहता है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। देखिए प्रॉब्लम सब तो अगर आप समझते हैं तो बहुत छोटा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो मैंने देखा है, मैंने रीड किया है, प्रायः बच्चे जो हैं एक ही शिकायत इसमें करते हैं कि सर लिखें कैसे, समझ तो जाते हैं पर लिखें कैसे। तो लिखने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आपके मन में जो भी मैटर आता है, जैसे उससे रिलेटेड हुए जो भी शब्द आते हैं उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 लेटर का कॉर्ड बनाना है, यहाँ पर 4 लेटर का कॉर्ड बनाना है जिसमें हमको अल्फ़ाबेट यूज करना है ABCDEFGH, ये आपका GHIJ, ये 10 लेटर हमको यूज करना है, इससे कोड बनाना है। 4 डिजिट का बनाना है, तो 4 डिजिट में अब कितने वर्क, सबसे पहले इवेंट को सोचिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये बनाना है, तो यह पहला प्लेस, इसको 4 प्लेस में हम लोग बांट देते हैं। अब क्या होता है कि हर एक प्लेस पर जो है एक अल्फ़ाबेट रहेगा, एक अल्फ़ाबेट रहेगा, एक अल्फ़ाबेट रहेगा, एक अल्फ़ाबेट रहेगा। तो इस प्रॉब्लम में 4 इवेंट हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि इवेंट को हम लोग को समझना। तो इस प्रॉब्लम में 4 इवेंट हैं। तो पहले इवेंट को हम लोग प्लेस से डिनोट करते हैं। पहला इवेंट पहला प्लेस, दूसरा इवेंट दूसरा प्लेस, तीसरा इवेंट तीसरा प्लेस, चौथा इवेंट चौथा प्लेस। तो पहले प्लेस पर इस 10 अल्फ़ाबेट्स में से कोई एक आ सकते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर ए को हम यहाँ डाल दिए, सिंपल सोचिए कोई एक कॉर्ड बनाने के लिए, एक कॉर्ड बनाने के लिए कहीं ना कहीं ए पहले पोजीशन पे आया, अब दूसरे पोजीशन के लिए ए तो हट गया ना, बचा कितना हमारा, यही 9 अल्फ़ाबेट्स ही बचा। अब फिर मान लीजिए कि यहाँ सी हम यूज कर लिए, तो सी भी हट गया ना। तीसरे प्लेस पर अगर हमको किसी को रखना है तो ये ए और सी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ए और सी हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह से हर एक इवेंट को हमने क्या किया कि प्लेस में बदल लिया। हर एक प्लेस को भरने का तरीका कितना है, तो यहाँ 10 अल्फ़ाबेट है, तो इसको जो है 10 में से कोई एक यानी कि 10 वेज से इसको फुलफिल कर सकते हैं, इस प्लेस को भर सकते हैं। 10 के बाद जो है हमारा 9 हो गया, तो इसको 9 वेज से कर सकते हैं, इसको 8 वेज से कर सकते हैं, और यह जो है आपका 7 वेज से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यह कॉर्ड तभी मान्य होगा यह जब 4 डिजिट का बन जाएगा, यानी कि चारों इवेंट जब एक साथ होगा तभी हमारा काम डन समझा जाएगा। तो चारों इवेंट तो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट के कंडीशन में यानी कि एक के बाद दूसरा इवेंट होना जरूरी है, दूसरे के बाद तीसरा होना जरूरी है, तीसरे के बाद चौथा होना भी जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। तो फाइनली हम 10 × 9 × 8 × 7 कर देंगे, और इसका जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। संभवतः इसका प्रोडक्ट जो है 5040 हो जाएगा। ये तो हम लोग शॉर्ट में समझ गए।
लेकिन इसको लिखें कैसे? तो इसको लिखने के लिए हमने क्या कर दिया है कि इवेंट को जो है, पहला इवेंट जो है इसको हम प्लेस मान लिए हैं। तो लिखेंगे क्या कि फर्स्ट प्लेस कैन बी filled any of the 10 letters by 10 ways। 10 तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से लिखते चले जाना है। अब जैसे देखिए कि सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड एनी ऑफ द 9 लेटर्स, रिमेनिंग 9 लेटर्स, है ना, 9 लेटर्स ही बच गया। तो इसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 9 वेज से कर सकते हैं। अब थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 8 लेटर्स, 8 लेटर्स ही बचा, बाय 8 वेज से कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द, कितना लेटर? 7 लेटर्स, बाय 7 वेज, है ना। अब यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या मल्टीप्लिकेशन से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो जाएगा? 10 × 9 × 8 × 7। अब इसका प्रोडक्ट जो है करेंगे तो यह 5040 मिलता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग को लिखना है, समझ गए ना? इस तरह से हम लोग लिखेंगे हर एक प्रॉब्लम के बारे में, और लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14। हालांकि यह दोनों क्वेश्चन जो है आपका एक ही तरह का है। 13 में भी आपका 2 सेट ए और बी दिया गया है, और उससे एक एक टर्म का आपको सिलेक्शन करना है। उसी तरह से 14 में भी, 14 को मैं पढ़ता हूँ, हाउ मेनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ 10 टर्म्स आर देयर हुज फर्स्ट टर्म is in the set 1 2 3 and whose the common difference is in the set 2 3 4। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बनाना है। एक सेट है आपका 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट दिया गया है, और दूसरा सेट है 2 3 और 4। तो मान लिया जाए कि यह सेट आपका बी है और यह सेट ए है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है जिसमें हर एक में आपका 10 टर्म्स दिया गया है, 10 टर्म्स लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वह कह दिया कि हर एक एपी में 10 टर्म्स हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन ये है कि कितने एपी हमारे बन सकते हैं इस तरह के। अगर पहला टर्म ए से उठाया जाए, किससे उठाया जाए? फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, याद होगा, आप लोग क्लास 9 10 में पढ़े हैं। और यह सेकेंड चीज जो है कॉमन डिफरेंस जो है, यह डी जिसको डिनोट करते हैं, यह सेट बी से उठाया जाता है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कितने इस तरह के एपी बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ एपीज देना है यहां, इसलिए एपी में कितने टर्म है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि यह जो 10 टर्म्स इस तरह से 10 डिजिट दिख रहा है ना, डिजिट 10, इसका नंबर 10 जो दिख रहा है, इसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। तो अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 2 इवेंट है ना। पहला इवेंट क्या करना है भाई, हमको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म लेना है, और दूसरा इवेंट क्या करना है, हमको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लेना है। अब जब तक ये दोनों को नहीं लेंगे एक साथ, तब तक हमारा एपी तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे सोचिए कि फर्स्ट वर्क है ना टोटली डिपेंड्स अपॉन सेकेंड वर्क। सेकेंड वर्क के बिना फर्स्ट अधूरा, फर्स्ट के बिना सेकेंड अधूरा, तो एपी तो बनेगा ही नहीं।
तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं कि यह जो दो इवेंट हैं, पहला इवेंट हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म चूज करने का, तो फर्स्ट टर्म हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, कितने तरीके से क्या क्या ऑप्शन हमको दिया गया है। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है ए से आता है तो इसको हम 3 वे से कर सकते हैं, 3 में से कोई एक को सेलेक्ट करके पहला इवेंट हम पूरा कर सकते हैं। फिर अगेन 3 कॉमन डिफरेंस में से कोई एक को चूज करके दूसरा इवेंट हम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया 3 वेज हो गया। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज होगा, क्योंकि दोनों इवेंट जो है डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आपका क्या निकल गया 9 वेज निकल गया, यानी कि 9 प्रोग्रेशंस हो गया, 9 एपीज आपको मिल गया। अब एपी में तो आपका मन है पहला और डिफरेंस मिल गया तो 10-10 टर्म सब में लिख देना है। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको, तो यह लिखना देखिए बहुत 2 ही लाइन में इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाता है। तो इसको लिखने के लिए का भी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। इसको लिखेंगे हम कैसे, लिखेंगे फर्स्ट टर्म कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ए इन 3 वेज। उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है, कॉमन डिफरेंस जो है इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सेट बी इन 3 वेज, 3 तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए दोनों इवेंट का निकल गया। अब इसमें क्या करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एपीज क्या हो जाएंगे 3 × 3 = 9 एपीज हो जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 और इसी तरह का आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी है। मतलब कि दोनों क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 का कॉन्सेप्ट जो है लगभग एक ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं कि इसमें कहता है कि देयर आर 6 आइटम्स इन ए कॉलम ए एंड 6 आइटम्स इन कॉलम बी। ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मैच ईच आइटम्स इन कॉलम ए विथ एन आइटम इन कॉलम बी। हाउ मेनी पॉसिबल करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन। तो मैचिंग का क्वेश्चन एक स्टूडेंट को दिया गया है ना। तो चलिए एक तरह इसे क्वेश्चन बना के ही सोचें, क्योंकि मैं तो कुछ ही प्रॉब्लम का डिस्कशन करूंगा और जो भी करूंगा बहुत बृहद पैमाने से। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, A B C D E F, ये 6 इसका ऑप्शन है। तो यहाँ पर सोचिए कि अगर वो मैचिंग करता है, करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, तो कोई एक ऑप्शन लेके देखते हैं कि अगर 1 को उसको मैचिंग करना है इसमें से, तो उसका हाथ कहीं भी जा सकता है। 1 को ए से भी मैच कर सकता है, 1 को बी से भी मैच कर सकता है, 1 को सी से भी मैच कर सकता है, डी से भी मैच कर सकता है। यानी कि 1 को मैच करने के लिए इसके पास जो है कितने ऑप्शन है भाई, 6 ऑप्शंस है, 6 तरीके हैं। तो 6 में से मान लीजिए किसी एक में वह मैच कर दिया ए के साथ। अब एक पहला काम हो गया तो एक टर्म भी हमारा यहाँ क्या हो गया, कम हो गया। अब जब दूसरे में जाते हैं तो दूसरे के लिए इसके पास कितने ऑप्शन बच जाते हैं, 5। तो 5 में से किसी एक में वो किसी से भी मैच कर सकता है। मान लीजिए बी, इसको जो है ई से मिला दिया, तो दूसरे के लिए यह 5 ऑप्शंस इसको मिल रहा था। 5 तरीके से यह दूसरा काम कर सकता है, दूसरे इवेंट को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर में चलते हैं। तो तीसरे के लिए देखिए कितने ऑप्शन बचे, 4 ही ऑप्शन ना बचे हैं।
तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को यह सेलेक्ट कर दिया, गलत हो कि सही हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा ये भी कर सकता है, 3 के साथ C को भी ले सकता है, 3 के साथ D को भी मैच कर सकता था, 3 के साथ F को भी मैच करता सकता था। इस तरह से थर्ड के लिए उसको कितने तरीके मिल जाते हैं? 4 तरीके। और फोर्थ के लिए कितने तरीके मिल जाते हैं? 3 वेज मिल जाते हैं। फिफ्थ के लिए 2 वेज मिल जाते हैं। और सिक्स्थ के लिए लास्ट में जो है, जैसे देखिए 4 को भी मिला दिया, 5 को भी मिला दिया, 6 के लिए कितना ऑप्शन बचा है? एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। तो इसे एक तरीके से वह कर सकता है बच्चों। अब ये मैटर नहीं रखता है कि वो सही है या गलत है। अब यहां पर सोचिए कि यह 6 प्रॉब्लम है, यानी कि 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन को मिलाना है और बिना मिलाए तो छोड़ेंगे नहीं, सबको मिलाना है। तो सब वर्क जो है, सारे इवेंट जो है एक ही साथ हो रहे हैं। मतलब फाइनल अगर हम देखें आंसर क्या, तो आंसर जब देखेंगे तो 6 इवेंट मिला हुआ है, 6 ऑप्शन या 6 आइटम जो है 6 आइटम के साथ मिला हुआ है। तो ये सारे काम एक ही समय में, है ना, एक साथ संपादित होते हैं, कहने का मतलब डन होते हैं। इसलिए किसी एक को अगर छोड़ देते हैं आप, तो वो हमारा काम पूरा नहीं होता है। तो इस स्थिति में कौन सा प्रिंसिपल हमको समझ में आ रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। सभी ऑप्शंस का आंसर जब करेंगे, यानी कि सभी इवेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो हो गया नंबर ऑफ वेज हमारा क्या हो गया? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि आपका 720 वेज हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। इस तरह से लिख देंगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा। तो इसको लिखने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट जैसा कि दिया गया है कि फर्स्ट आइटम जो है ना, यह फर्स्ट आइटम इन कॉलम A can be matched with any of the 6 item in column B। मतलब कि एक आइटम को किसी भी आइटम से आप लोग मैच कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो है फर्स्ट आइटम जो है, ये जो फर्स्ट आइटम हम देख रहे हैं ऑफ कॉलम ए कैन बी मैच्ड इन 6 वेज। 6 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड आइटम जो है ऑफ कॉलम ए कैन बी मैच्ड इन 5 वेज। 5 तरीके से ही कर सकते हैं, बचे हुए 5 ही वे है हमारा। तो थर्ड आइटम जो है इसको हम लोग मैच कर सकते हैं कितने तरीके से? 4 वेज से। उसके बाद फोर्थ आइटम जो है इसको हम लोग कितने तरीके से मैच कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग जो है डॉट डॉट का उपयोग नहीं करें, इसको आप लोग लिखें, तो लिखने का भी प्रैक्टिस होता है और राइटिंग भी सुधरता है। इसीलिए लिखने से भागेंगे नहीं, है ना। जितना लिखना पड़े उसको आप लिखते रहें, ये आपके लिए अच्छा ही होगा। लिखने का प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या लिख सकते हैं? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720 वेज हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 15 तो हम लोग समझ गए, उसके बाद 16 को देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है कि ए मिंट प्रिपेयर्स मेटालिक कैलेंडर specifying month, date and days in the form of monthly sheet, 1 plate for each month.
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेब्रुवरी कैलेंडर्स शुड इट प्रिपेयर टू सर्व फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर ईयर्स। मतलब कि एक कह रहा है कि प्लेट बनाता है वो हर एक मंथ के लिए, तो फरवरी मंथ के लिए कितने प्लेट बना दे कि उसको भविष्य में फिर जो है जितने भी फरवरी महीने आएंगे सब महीने के लिए जो है उसके पास प्लेट जमा हो। यानी कि आप कैलेंडर में जाके देख सकते हैं, कैलेंडर में फरवरी मंथ को निकाल के देखिए, तो पिछले 10 साल का देखिए, अगर कैलेंडर आपके घर में है तो 10 साल का देखिए या 15 साल का देखिए, तो देखेंगे क्या कि कोई फरवरी मंथ जो है 28 डेज का है, कोई 29 डेज का है, ये बचपन से ही जान रहे हैं। और कोई भी महीना जो है, कोई भी मंथ जो है वो या तो मंडे से शुरू होता है या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या संडे, इसी से शुरू होता है। इससे ज़्यादा शुरू, इससे और दूसरे चीज़ से शुरू हो ही नहीं सकता है। तो अब ये कंडीशन है, और ऐसा है कि आगे आने वाले ईयर में एक बार हम फरवरी का जो जितना है प्लेट बना लें और हमको कभी फिर ज़रूरत ही नहीं पड़े फरवरी का दूसरे प्लेट को लेने की, उसी से हमारा काम चलता जाए। इस तरह से हम कितने प्लेट्स को बना लें। तो आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। हालांकि प्रॉब्लम तो बहुत छोटा है, आंसर भी बहुत छोटा है बच्चों, आंसर में कुछ नहीं है, लेकिन देखिए सोचने के लिए आपको कितना बड़ा दायरा दिया है, तो उस पे हम विचार करते हैं और उसको आपको सोचने का तरीका हम देते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फरवरी मंथ में 28 डेज का भी होता है और 29 डेज का भी होता है। उसके बाद किसी भी फरवरी महीने को आप निकाल के देख लीजिए, वो या तो संडे से शुरू होगा या मंडे से शुरू होगा, ट्यूसडे से शुरू होगा, या इसी 7 दिन में से किसी एक दिन में शुरू होता है। तो यहाँ पर हम लोग को इस तरह का प्लेट बनाना है, जितने सारे बन जाए प्लेट, ताकि फरवरी महीने को जो है आसानी से कोई एक प्लेट हमारा काम कर जाए हर एक साल, इस तरह से बनाना है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो दो हमारा इवेंट है। एक पहला इवेंट क्या है कि डेज, तो फरवरी महीने में है ना, फरवरी में डेज होता है 28 डेज और 29 डेज, तो दो ऑप्शन है डेज के लिए। इसके बाद यही फरवरी महीना जो है स्टार्ट किससे हो सकता है, दूसरा इवेंट, मतलब दूसरा काम हमको करना है कि यह स्टार्ट जो है 7 डेज में से किसी एक डेज में हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स हमको कितने बनाने होंगे। अगर इस तरह से देखा जाए तो यहां पर 2 इवेंट ही हमको सोचना है, 2 ही इवेंट, इसके अलावे तीसरा कोई इवेंट नहीं। तो जब दोनों इवेंट एक साथ होगा तभी फरवरी महीने का प्लेट्स या कैलेंडर हमारा क्लियर होगा, बनेगा पूरी तरह से। अगर इस दोनों के बारे में नहीं सोचें तो फरवरी महीने का कैलेंडर हमको नहीं मिल सकता है, उसके बारे में उसको हम बना नहीं सकते हैं। तो इस दोनों पर तो हमको विचार करना ही पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पहला इवेंट 2 तरीके से कर सकते हैं और दूसरा इवेंट आप 7 तरीके से कर सकते हैं। तो 2 वेज और 7 वेज दोनों मिलके आपका हो गया 14। तो यह 14 प्लेट्स आपको बनाने होंगे। ये 14 प्लेट्स बना लेंगे ना, तो फिर आपको आने वाले भविष्य में फरवरी मंथ जो भी आएगा, इस 14 में से कोई एक प्लेट आपका काम में आ जाएगा। या दूसरी तरह से ऐसे सोचिए कि आप पिछले 15 साल का फरवरी महीने का कैलेंडर निकाल के देखिए, इसमें से कोई ऐसा फरवरी महीने का कैलेंडर नहीं होगा यह 14 से ज़्यादा टाइप का हो, बस 14 टाइप का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा टाइप का नहीं हो सकता है। उसी तरह से जनवरी महीने के बारे में अगर सोचा जाए तो जनवरी महीने का हर एक कैलेंडर आप निकाल के देखिए, वो 7 तरीके के ही होंगे। 7 वेज से ही उसको किया जा सकता है, क्योंकि जनवरी में तो फिक्स है 31 डेज, और क्या कहते हैं वो या तो मंडे को, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे, या तो संडे, इस तरह से शुरू हो सकता है।
कोई 7 साल या 10 साल में देखिए वो 7 तरीके से ही होगा, लेकिन फरवरी महीने को जब देखिएगा तो वो आपका 14 तरीके से होगा। यानी कि 14 प्लेट अगर हम बना देते हैं तो आने वाले भविष्य में कभी हमको दिक्कत नहीं होगा, कोई एक प्लेट हमारा काम आ ही जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको लिखने के लिए भी देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश यही करता हूँ कि दोनों तरह से आपको समझाया जाए, आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं हो। तो जो इसे लिखेंगे किस तरह से, इसको भी देख लीजिए कि इवेंट 1 में क्या हो गया कि देयर आर 28 और 29 डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी में जो है 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं। इसके लिए 2 प्लेट्स आर रिक्वायर्ड, 2 प्लेट हमको चाहिए, यानी कि 2 तरीके हमको चाहिए। अब देखिए यह इवेंट जो है कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीके से। तो दिस इवेंट कैन बी डन बाय 2 वेज। इसके बाद द मंथ मे बी स्टार्ट फ्रॉम एनी डे फ्रॉम 7 डेज, 7 दिन में से किसी एक दिन से वह शुरू हो सकता है। तो इसलिए फॉर दिस कम से कम 7 प्लेट्स यानी कि 7 वेज तो हमको चाहिए ही। तो इस इवेंट को हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 7 वेज से कर सकते हैं। तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाता है? 2 × 7 जो कि 14 हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको ठीक से समझ में आया होगा। इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।